स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। आप देख रहे हैं खबर अभी बाकी है। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। कुछ दिनों से शिमला में जारी तनाव थोड़ा कम होता दिख रहा है। माहौल में थोड़ी नरमी भी आ गई है, लेकिन हंसी और खुशी के पलों से गुलजार रहने वाला शिमला आज ठप पड़ा रहा। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा लगा जैसे शिमला को किसी की नजर लग गई हो। बिल्कुल शांत और हर तरफ एक अजीब सी शांति। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या हुआ था कि संजौली की मस्जिद का अवैध निर्माण अचानक चर्चा में आ गया। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि यह मामला 2010 से कोर्ट में है? तो फिर अचानक 2024 के अगस्त महीने में 14 साल बाद शिमला क्यों सुलग गया? और आज शिमला में क्या हुआ जिससे सुलह के आसार दिख रहे हैं? देखिए इंडिया डेली की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कई दिनों की जद्दोजहद, प्रदर्शन, लाठीचार्ज और गुस्से का दौर। तो क्या विवाद समाधान क्यों? शिमला में ठंड और बारिश के बीच अचानक तापमान हाई हो गया। सैकड़ों लोग सड़क पर जमा होने लगे और एक अवैध मस्जिद के निर्माण का विरोध करने लगे। अचानक लोगों के जमा होने से शिमला में हालात बिगड़ने लगे। लेकिन 14 साल पुराने मामले में लोगों का गुस्सा अचानक क्यों भड़का? ये किसी के समझ नहीं आ रहा था। पूरे देश में एक ही सवाल था कि क्यों शिमला में हिंदू मुस्लिम तनाव के शोले भड़क रहे हैं। संजौली की जिस मस्जिद पर बवाल मचा है उसके अवैध निर्माण का मामला 14 साल पुराना है और शिमला नगर निगम की अदालत में पेंडिंग है। हाल ही में एक मारपीट की घटना के बाद यह मुद्दा जोर शोर से छा गया और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के कई नेता मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच पड़ताल को बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस सरकार में मंत्री भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पहले तो यही नहीं पता इनको जमीन किसकी, नक्शा कैसे पास होता सर सरकार की जमीन के ऊपर। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए? कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने, 15 साल में कितनी मंजिल रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध, हमारा कर्तव्य है और मेरा तो धर्म भी यही है। शिमला का मल्याणा कुसुमपट्टी विधानसभा के अंतर्गत आता है और कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह यहां से विधायक हैं। दरअसल अगस्त के महीने में मल्याणा में 37 साल के एक दुकानदार विक्रम सिंह के साथ एक युवक और कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट करने वाले युवक मुस्लिम समुदाय से थे। ये सभी लोग बाहरी राज्य के बताए गए और शिमला में आकर छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे। इन आरोपियों ने विक्रम सिंह पर डंडे और रॉड से वार किया, जिससे विक्रम बुरी तरह जख्मी हो गया। विक्रम के सिर पर 14 टांके लगे। ढली पुलिस ने इस केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 2 नाबालिग थे। आरोप है कि वारदात करने के बाद ये आरोपी मस्जिद में जाकर छिप गए। इसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन किया और मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने की मांग की। इसके बाद लोग संजौली की विवादित मस्जिद के सामने पहुंचे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू संगठनों के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने का मुद्दा उठाया और प्रशासन से मांग की कि इस मस्जिद को गिराया जाना चाहिए, जिसके बाद ये मामला सियासी तूल भी पकड़ने लगा। देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि एक छोटी सी लड़ाई को कोशिश की गई कि रंग देने की, और जब वहाँ पहुँची तो ये मामला निकला कि एक संजौली के अंदर जो थी अवैध निर्माण मस्जिद में हुआ।
और उसको लेके सरकार का विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये मामला आया तो साफ स्थिति स्पष्ट की कि कानून के दायरे में जब पता किया गया तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनके कोर्ट में ये मामला चल रहा है। आप ये कहें कि वो सब जुडिस था और हमारी सरकार ने साफ कर दिया कि हम इसको जो है कानून के दायरे से इसमें कार्रवाई होगी। यह भी स्पष्ट है क्योंकि उनके खुद के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह है, अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए। ये वो लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लव जिहाद के विषय में भी कहा। केवल 2 परिवार थे इस एरिया में, अब 1900 परिवार आ गए हैं और इतना बड़ा एक अवैध मस्जिद बन के खड़ा हो गया है। ये खुद अनिरुद्ध सिंह जो उनके मंत्री है, उन्होंने कहा अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया है। उनके बाकी मंत्री अब अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब ऐसे में इस पर एक नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने खुद ही अवैध निर्माण को हटाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है। उनका कहना है कि वो इलाके में शांति कायम रखना चाहते हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने ये पहल की है। मामले को बढ़ता देखकर संजौली में मस्जिद की ओर से प्रतिनिधि मंडल शिमला नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस प्रतिनिधि मंडल में मस्जिद निर्माण कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और मस्जिद के मौलवी के साथ अन्य कई लोग मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में उन्होंने खुद ही मस्जिद के उस हिस्से को सील करने की मांग उठाई जिसे अवैध बताया जा रहा है। मुस्लिम वेलफेयर के प्रधान मोहम्मद लतीफ और संजौली मस्जिद कमेटी ने आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री के पास संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को खुद हटाने के लिए आवेदन दिया है कि इस मुल्क और खास तौर पे इस बॉर्डर स्टेट को भाईचारे की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमेशा ही हम यहाँ भाईचारे से रहते आए हैं। तो उस भाईचारे को बाकी रखने के लिए हम जो है ये चाहते हैं कि जितना हिस्से से लोगों को तकलीफ है या अवैध है उसको फिलहाल बंद कर दिया जाए और कारपोरेशन अपना सोच विचार करके हमें बतला दे कि ये हिस्सा अवैध है, उस हिस्से को हमें इजाजत दी जाए कि हम हटा दें, हम खुद ही उसको हटा देंगे। ये हवाला दिया है इन्होंने शांति और भाईचारे का, और उनका कहना है कि हमारा प्रदेश जो है वो बहुत शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ पे हमेशा से सभी धर्मों और समुदाय का भाईचारा आपस में रहा है। इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उस बिल्डिंग के उस हिस्से को जिसको अवैध कहा जा रहा है उसको नगर निगम सील कर दे और नगर निगम, हम आयुक्त कोर्ट का ये सम्मान करते हैं, ये इन्होंने लिखा है। और वो बोलते हैं कि अगर जब भी फैसला होगा आयुक्त अगर हटाने को कहेंगे इसको तो हम इसको स्वयं हटाने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस हिस्से को अवैध पाया जाता है तो नगर निगम शिमला इसे गिरा दे। वो नगर निगम शिमला के हर फैसले का सम्मान करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वो भाईचारा और शांति कायम करना चाहते हैं। शिमला के शहरी विधायक हरीश जनार्था ने संजौली में बने इस मस्जिद को लेकर, जो अवैध निर्माण को लेकर जो बवाल मचा था, इसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो पहल की गई है इसका स्वागत किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है और इसके साथ ही दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की है। मुस्लिम समुदाय की इस पहल का हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्वागत किया। इस पूरे मामले पर हिमाचल मुख्यमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार नरेश चौहान ने इंडिया डेली लाइव से खास बातचीत की। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, आप वहाँ के जो मस्जिद के मौलवी हैं या उनके जो अध्यक्ष हैं, वहाँ के लोकल जो अपना वक्फ बोर्ड है, वो सभी लोग मिलके आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से मिले हैं। उन्होंने एक लेटर उनको सौंपा है कि हम प्रदेश के अंदर जो वातावरण है, भाईचारा है, आपसदारी है और एक पीसफुल स्टेट है, उसको देखते हुए कि हम खुद ही इस मस्जिद का जो अवैध जो निर्माण है उसको ढाने के लिए तैयार है। ये मैं समझता हूँ एक स्वागत योग्य कदम है। बहुत बड़ी पहल है कि उन्होंने इस बात को समझा कि प्रदेश में शांति बनी रहे, दोनों समुदाय के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहे। तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि वो खुद तैयार हो गए। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलके अपनी एक वहाँ पर अंडरटेकिंग दी है कि इसको जब तक है आप सील करवा दें और जब आप बोलें फैसला तो हम इसको खुद ही तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प ये है कि ये जगह 2010 से विवादों में है। तब से लेकर अब तक हिमाचल में 3 सरकारें बन चुकी है। मस्जिद का मामला नगर निगम की कोर्ट में 2010 से लंबित है।
खास बात यह है कि तब से लेकर भाजपा और कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन किसी ने भी अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। इस पूरे मामले में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही भी मानी जा रही है। दरअसल नगर निगम की कोर्ट में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बार बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी 4 से 5 मंजिल अवैध तरीके से कैसे खड़ी हो गई ये किसी को पता नहीं। नगर निगम प्रशासन पर यह भी आरोप है कि अवैध निर्माण होने पर बिजली पानी का कनेक्शन क्यों नहीं काटा गया। मस्जिद के पूर्व प्रधान ने कोर्ट में बताया कि साल 2012 तक मस्जिद 2 मंजिला थी, इसके बाद यहां अवैध निर्माण हुआ। हैरत की बात यह है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था तब मस्जिद में अवैध निर्माण कैसे होता चला गया। मस्जिद की जगह पर भी विवाद है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में बयान दिया था कि यह मस्जिद हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में दावा किया कि मस्जिद का निर्माण उनकी जमीन पर हुआ है और अब मामले में कोर्ट में आगामी सुनवाई 5 अक्टूबर को होने वाली है। इतना सब कुछ होने के बाद भी विरोध शांत नहीं हुआ है। विरोध अभी भी जारी है। शिमला के व्यापार मंडल ने सुक्खू सरकार के हिंदुओं पर दमन के विरोध में बाजार बंद रखा। पर्यटकों और आम जनता की आवाजाही से गुलजार रहने वाला शिमला एकदम शांत पड़ा है। शहर भर के व्यापारियों ने फैसला किया अवैध मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में दुकान बंद रखने का। वहीं प्रदर्शनकारी हिंदू डीसी और एसपी के दफ्तर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिमला में गुरुवार को किसी भी दुकान का शटर नहीं उठा। शिमला में गुरुवार का दिन सन्नाटा भरा रहा। किसी भी दुकान का शटर नहीं उठा। शिमला के सभी छोटे बड़े बाजार बंद रहे और ये बंदी सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक की गई। इस दौरान न केवल दुकानें बंद रही बल्कि शिमला का व्यापार मंडल भी सड़कों पर उतर आया। मामले में एक तरफ हिमाचल सरकार है जो अवैध निर्माण पर एक्शन लेने से बच रही है, मामले का कोर्ट में होने का हवाला दे रही है। कांग्रेस जानती है कि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि एक गलत कदम पूरे कांग्रेस पार्टी को डेंट कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ शिमला के लोग हैं जो अवैध निर्माण के डेमोलिशन से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खबर अभी बाकी है। मैं बात कोलकाता की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जूनियर डॉक्टर पिछले 1 महीने से हड़ताल पर हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ममता बनर्जी ने तीसरी बार डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़े हड़ताली डॉक्टर्स नहीं माने और मीटिंग नहीं हो पाई। क्योंकि उनकी मांग नहीं मानी गई, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए राज्य सरकार की तरफ से इनकार कर दिया गया। ममता बनर्जी पूरे हॉल में चेयर पर बैठकर खाली हॉल में डॉक्टर्स का इंतजार करती रहीं। ममता बनर्जी डॉक्टरों के इंतजार में खाली कुर्सियों के साथ 2 घंटे तक अकेली बैठी रही। बाद में उन्होंने बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि डॉक्टरों को हम काम पर वापस नहीं ला सके। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस्तीफे के लिए भी तैयार। ममता बनर्जी राजनीति की वो धुरंधर महिला जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी, लेकिन आज कोलकाता में हाथ जोड़कर ममता बनर्जी माफी मांग रही। दरअसल सीएम ममता बनर्जी हड़ताली जूनियर डॉक्टरों को तीसरी बार बातचीत के लिए बुला रही थी, लेकिन डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े रहे और ममता बनर्जी नबन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 घंटे तक अकेले बैठकर इंतजार करती रही। ममता का खाली कुर्सियों के बीच अकेले बैठने का वीडियो भी सामने आ गया। डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अड़ा रहा और मीटिंग में नहीं पहुंचा। इसके बाद ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर बंगाल की जनता से माफी मांगी और कहा कि न्याय की खातिर वो कुर्सी छोड़ने तक को तैयार है। मैं उन्हें माफ करती हूं क्योंकि वे बहुत छोटे हैं। हमारे पास बैठक को रिकॉर्ड करने की पूरी व्यवस्था थी। प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीक दस्तावेजीकरण के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के साथ रिकॉर्डिंग साझा करने के लिए भी तैयार थे। ममता सरकार ने पत्र लिखकर डॉक्टरों को बातचीत के लिए शाम 5 बजे बुलाया था। बंगाल सरकार ने मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मौजूद रहने की मांग स्वीकार कर ली, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की डॉक्टरों की शर्त को खारिज कर दिया। मीटिंग के लिए प्रदर्शन कर रहे 30 डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल की जगह सिर्फ 15 की अनुमति देने की बात कही गई। डॉक्टरों ने भी बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और नबन्ना भी पहुंचे। मुख्य सचिव के मुताबिक 15 की जगह 32 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मीटिंग के लिए पहुंचा था, लेकिन उन्हें इजाजत दी गई और मीटिंग को रिकॉर्ड करने का भी आश्वासन दिया गया। लेकिन डॉक्टर लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अड़ गए और बातचीत के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं गए।
होम सेक्रेटरी नंदिनी छिलेन। हमने डॉक्टरों के साथ बैठक के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया। हमने देखा कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमने उनसे बातचीत के लिए खुले दिमाग से आने को कहा था। बातचीत होने पर ही समाधान हो सकता है। इससे पहले एक अन्य अवसर पर मैंने बातचीत में शामिल होने के लिए इंतजार किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आम लोगों के लिए न्याय की खातिर कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 27 मरीजों की मौत हो चुकी है। उनके परिवार के लिए हम एक मोमबत्ती नहीं जलाएंगे। कई लोग बिना इलाज घरों में मारे जा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर अपनी मांग को लेकर पिछले 1 महीने से हड़ताल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी डॉक्टरों के सामने झुकी और बातचीत के लिए आगे आई थी, लेकिन एक बार फिर बातचीत विफल हुई। हड़ताली डॉक्टर काम पर नहीं लौटे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप हत्या के मामले में पिछले 1 महीने से संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विरोध प्रदर्शन और हंगामे की तस्वीर आम है, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो गई है। तो वहीं डॉक्टरों को काम पर लौटने के बाद अपनी सुरक्षा की चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव एनकाउंटर का मामला शांत नहीं हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या अपराधी की जाति पर राजनीति होनी चाहिए? क्या यूपी पुलिस अपराधियों की जाति पूछकर कार्रवाई करती है? अखिलेश यादव सीएम योगी पर यूपी पुलिस पर इन दिनों यही आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो यादव था, जबकि इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी विपिन सिंह का सरेंडर करवाया गया। अखिलेश के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गलत है। यानी इस मामले को लेकर यूपी की सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा वार पलटवार का दौर चल रहा है। यूपी के सुल्तानपुर में सर्राफे की दुकान पर डकैती को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि डकैती की घटना का राजनीति से क्या लेना देना और कौन है जो इस पर राजनीति कर रहा है। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर के सर्राफे की दुकान पर 5 डकैतों ने करोड़ों के माल पर हाथ साफ कर दिया था, लेकिन जब बाबा की पुलिस एक्शन में आई तो 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चौथा आरोपी मंगेश यादव को 5 सितंबर को जौनपुर में ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लूट में फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव, अंकित यादव थे। इन्हीं ने दुकान में दिन दहाड़े डकैती डाली थी। ये 5 सीसीटीवी में दिखे थे। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी पुलिस जाति देखकर एक्शन कर रही है। नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था। अखिलेश यादव अकेले नहीं जिन्होंने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने भी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय तो मंगेश यादव के घर पर भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव मंगेश के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस का बड़ा दावा है कि डकैती के दौरान मंगेश यादव लूटपाट में शामिल था। जहां तक आरोप की बात है, इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं, और जहां भी गलती
पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अखिलेश यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गलत है। वो हमेशा से अपराधियों की जाति पर राजनीति करते आई है। देखिए, ये दुखद है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है, माफिया है, और जब जब सपा पावर में आती है हमेशा अपराधी संरक्षण पाते रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। सुल्तानपुर के मामले में भी पूरा पर्दाफाश हमारी पुलिस ने किया है। एक अपराधी मुठभेड़ में मारा गया है, 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा था कि कुछ लोगों को सिर्फ जाति ही दिखती है। राजनीतिक संकीर्णता में फंसे लोग जाति मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। किसी एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। मंगेश यादव के परिवार वालों का आरोप है कि मंगेश को घर से उठाकर मार दिया गया। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि जात देखकर एनकाउंटर किया क्या। लेकिन यूपी पुलिस ने जो दावा किया, अगर वो सही साबित हुए तो क्या अखिलेश यादव अपराधी को लेकर जात पात की राजनीति पर माफी मांगेंगे? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सत्ता को पाने की लालसा में अपराध की जाति और राजनीति करना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक आए, फौरन लौट रहे हैं।